ये जो विषय जो मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोलॉइड संरचना, गुण एवं अनुप्रयोग, ये जो विषय है हमारे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ साथ जो स्नातक स्तर के जो प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त यह विषय जो सामान्य विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं और सामान्य जो आम जीवन के अंदर इसके जो अनुप्रयोग हैं जो हम देखते हैं, वो भले 10वीं क्लास 9वीं क्लास में भी इसके जो अनुप्रयोग हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो मेरे जो आज का जो ये टॉपिक है, इसके अंदर मैंने काफी बेसिक चीजों को इसके अंदर छुआ है और उनको सरल तरीके से रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले कोलाइड्स के बारे में, तो मेरे जो लेक्चर है, टॉपिक है, इसके अंदर जो जिन चीजों को मैं टच करूंगा उसमें कोलाइडी विलयन, उसकी अवधारणा, ये कंसेप्ट क्या है, फिर कोलॉइड्स का वर्गीकरण, उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, फिर कोलॉइड्स की संरचना, कोलॉइड्स के अंदर फिर जो विभिन्न प्रकार के जैसे जेल है, इमल्शंस है, मिसाइल्स हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, फिर कोलॉइडी जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम कोलॉइड्स को विलयन से या निलंबन से या दूसरे उनसे अलग कह सकते हैं। फिर सबसे लास्ट के अंदर मैं कोलाइडों के सामान्य अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करूंगा। तो पहले पॉइंट पर हम आते हैं। सबसे पहले कि थॉमस ग्राहम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थों के आधार पर सबसे पहले जो कोलाइड्स की बात की, उन्होंने पदार्थों के विस्तृत होने की क्षमता के आधार पर निम्न 2 वर्ग बनाए। इसके अंदर पहला वर्ग क्रिस्टलाब और दूसरा कोलाइड। तो उन्होंने जो कंसेप्ट या जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि जो जांतव झिल्ली यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, उससे पदार्थ किस प्रकार से विसरित होते हैं। यदि वो शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं तो उनको उन्होंने क्रिस्टलाब की श्रेणी में रखा है, जिसको इंग्लिश में हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं। और अगर वो विसरित नहीं हो पाते हैं अथवा अत्यंत धीरे धीरे विसरित होते हैं, उस विसरण में जांतव झिल्ली से कठिनाई होती है, तो उन्होंने उसको कोलाइड्स की श्रेणी में रखा। लेकिन कुछ समय पश्चात प्रयोगों के दौरान यह पाया गया, फिर जब ये जो वर्गीकरण का जो आधार था, जो विस्तृत होने की जो क्षमता के आधार पर, यानी जांतव झिल्ली से जब पदार्थ विस्तृत हो रहा है तो उसके जो विस्तृत होने की क्षमता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां कैसे उसके अंदर आई, तो उसके लिए पहले एक बार क्रिस्टलाब, वापस अपन क्रिस्टलाब पर आएंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है शक्कर, यूरिया, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, क्षार आदि के जलीय विलयन। इन पदार्थों को क्रिस्टलाब किस लिए कहा गया? क्योंकि ये पदार्थ ठोस अवस्था में प्राय क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, इसलिए इन पदार्थों को क्रिस्टलाब कहा गया। इसके बाद कोलाइडी विलयन, जो कि जांतव झिल्ली से या सेल मेम्ब्रेन से आसानी से विस्तृत नहीं हो पाते, उसके अंदर स्टार्च, जिलेटिन, गोंद आदि को रखा गया। तो इसकी जो सीमाएं थी, जो थॉमस ग्राहम ने जो अपनी कल्पना दी थी, उसके अंदर क्या था कि अलग अलग जो प्रायोगिक परिस्थितियों में एक ही पदार्थ क्रिस्टलाब और कोलाइड के समान व्यवहार कर सकता है। यानी हम किसी एक पर्टिकुलर किसी पदार्थ मटेरियल को ले रहे हैं तो अलग अलग परिस्थितियों में क्रिस्टलाब की तरह व्यवहार भी कर रहा है और कोलाइड की भांति व्यवहार कर रहा है। जबकि उन्होंने जो अवधारणा दी थी कि विसरण की क्षमता के आधार पर उन्होंने उसको विभाजित किया था, वर्गीकृत किया गया था। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जल में तो क्या है, जब सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, क्रिस्टलाब है, क्रिस्टलॉइड है। लेकिन जब उसको आप अल्कोहल में या बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे या उसमें घोलेंगे तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? कोलॉइड की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से जो ग्राहम का जो कंसेप्ट था, इसमें ये कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, तो इसमें सुधार की जरूरत महसूस हुई। और फिर इसमें जो वर्गीकरण आगे किया गया वो उनके कणों के व्यास के आधार पर किया गया। कुल मिलाकर जो आधुनिक जो अवधारणा जिसको हम कहते हैं, उसमें 3 प्रकार के हम विलयन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो वास्तविक विलयन, दूसरा आपका कोलाइडी विलयन और तीसरा आपका निलंबन। वास्तविक विलयन से तात्पर्य ट्रू सॉल्यूशन है हमारा, जब जिसके अंदर कणों का आकार लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम है। अर्थात जब कणों का आकार इतना कम होता है तो उनको आप अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी उनको देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात जो है कि इसके अंदर जो कणों का आकार बहुत अत्यंत कम होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी यहाँ पर न्यून होता है या नहीं होता है। दूसरा पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज के अंदर, वो यह है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। जो वास्तविक विलयन के जो आपके कण हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। इसके जस्ट अपोजिट हम जाते हैं निलंबन पर, सस्पेंशन।
सस्पेंशन से क्या तात्पर्य है कि उनको जब हम कणों के व्यास के आधार पर बात कर रहे हैं, जिनका व्यास 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक है, इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी द्वारा सॉरी ये थोड़ा ऐसा लिख गया है, एक्चुअल में इनको आप देख सकते हैं और अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जा सकता है। और ये लेकिन ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। इनके मध्य की जो स्थिति होती है वो होती है आपके कोलॉइडल विलियंस की, जिनमें कणों का जो आकार है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है। अर्थात वास्तविक विलियन और निलंबन के मध्य जो आकार है, कणों का आकार है, वो कोलॉइडल श्रेणी के अंदर आते हैं। इनका बड़ा आकार होने के कारण इन आंखों से देखा जाना संभव है। ये टिंडल प्रभाव, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके उपरांत कोलाइड्स को वर्गीकृत किया गया, उनकी द्रवों के प्रति आचरण की जो क्षमता है कि वो द्रवों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो दो प्रकार के इसके अंदर इनको विभाजित किया गया, एक तो द्रव विरोधी कोलाइड और दूसरा द्रव स्नेही कोलाइड। तो देखिए बनाने की विधि में सबसे पहले जो आपके द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड यानी यह परिक्षेपण माध्यम में विलेय को सीधे मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो जिस प्रकार हम सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक तो विलेय और एक विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ दो टर्म हम काम लेंगे, एक तो परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त अवस्था को आप सॉल्यूट यानी विलेय के माध्यम द्वारा समझ सकते हैं और परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलायक से आप उसकी तुलना कर सकते हैं। तो बनाने की विधि के अंदर इन्हें एक तो जो द्रव स्नेही जो कोलाइड है, इन्हें परिक्षेपण माध्यम में विलेय को सीधे मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में जाते हैं, इनको बनाने की विधि में इनको सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इनको प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रकार की विधियां जैसे ब्रेडिंग ऑर्क मेथड है या यांत्रिक विधियां हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। कणों का आकार, इनके जो अणुओं का आकार है वो कोलाइडी कणों के बराबर होता है, और जबकि द्रव विरोधी जो कोलाइड है इनके कण क्या है, कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य गुण है कोलाइडी विलयन की प्रकृति। जो आपके द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात यदि स्कंदन की प्रक्रिया हो जाती है तो भी इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, आपके अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड में स्थायित्व अधिक होता है, जबकि आपके द्रव विरोधी जो कोलाइड है उनमें अस्थायित्व होता है। इसी प्रकार से विद्युत अपघट्यों का प्रभाव, विद्युत अपघट्यों का प्रभाव जो द्रव स्नेही कोलाइडों पर पड़ता है वो ये है कि विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर अवक्षेपण हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी पूर्व में जो गुण है इसका वो बताया कि जो आपके द्रव स्नेही जो कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, आपके अधिक स्थायित्व लिए हुए होते हैं, यानी इनमें स्थायित्व की जो प्रॉपर्टी गुण है वो अधिक होता है। इसलिए यहाँ विद्युत अपघट्य की आपको अधिक मात्रा मिलानी पड़ेगी, तभी उनका अवक्षेपण हो पाएगा। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो है आपके, वो विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ही अवक्षेपण उन पर हो जाता है। फिर कणों पर आवेश, जो आपके कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडी जो विलयन के अंदर जो कण है उनके अंदर दो प्रकार का अपना जो कैटेगराइजेशन चल रहा है, वर्गीकरण। द्रव स्नेही कोलाइड, इनमें कणों पर कोई आवेश नहीं होता है या आवेश की बहुत कम मात्रा होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों में कणों पर धन या ऋणावेश होता है, यानी आवेश स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में अधिगमन, तो जो हम इनकी प्रॉपर्टीज में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो कोलाइडी निकाय हम जब अध्ययन करेंगे उसका जब प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे तो हम एक देखेंगे धन कण संचलन प्रभाव। तो किस प्रकार से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो जब आप सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड लगा देंगे, तो किस कारण वो आवेशित जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, वो इस बिंदु में हम देखेंगे। इसी प्रकार से अन्य इनके गुण श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, अणु संख्या गुण है, तो श्यानता के लगभग बराबर ही होता है। अब हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो चीजें देखते हैं, जैसे दूध है, मिल्क, आपके धुआं है, कोहरा है, अभी मौसम सर्दी का स्टार्ट हो गया है और वैसे भी जो ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला जो इलाका है उधर कोहरा बहुत अधिक पड़ता है,
तो वो चीजें हम देखते हैं, मतलब बड़ी ये नेचुरल फिनोमिनन्स है। वो सारे आपका आकाश है वो नीला दिखाई देता है, ये सारे क्या कौन सा उदाहरण है? आपके कोलाइडी निकायों के उदाहरण है। इसके अंदर परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जैसे परिक्षिप्त अवस्था यदि आपकी गैस है और परिक्षेपण माध्यम यदि द्रव है, तो उस कोलाइडी तंत्र का जो नाम होगा वो आपका झाग या फैन उसको कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम साबुन के झाग। इसी प्रकार से यदि परिक्षिप्त अवस्था आपका गैस है और परिक्षेपण माध्यम के आपके ठोस है, तो कोलाइडी तंत्र का नाम रहेगा आपका ठोस फैन। और इसका उदाहरण आप ले सकते हैं जावा पत्थर, रबर, फोम, ब्रेड, कॉर्क, केक आदि। इसी प्रकार से द्रव जब आपका परिक्षिप्त अवस्था है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो इसको हम सिस्टम को कहेंगे द्रव एरोसोल। जैसे आपके बादल है, कोहरा है, तो बादल या कोहरा की स्थिति में क्या हुआ? आपका जो परिक्षिप्त अवस्था क्या है? आपकी द्रव यानी वाटर, जो आपके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जो जलीय कण होते हैं, वो आपके गैसीय अवस्था में विस्तृत रहते हैं। तब इसको आप बोल रहे हैं सिस्टम को, इस निकाय को बोल रहे हैं द्रव एरोसोल। इसी प्रकार से जब द्रव यानी परीक्षित अवस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तब उसको हम बोलेंगे पायस या इमल्शन। तो जब अभी हमारे स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा इमल्शन के प्रकार, तो दो प्रकार के वहां हम बात करने वाले हैं, एक तो जल में तेल और एक तेल में जल। तो उसके अंदर ये दूध, पायसीकृत तेल, वहां इसको हम देखेंगे। इसी प्रकार से आपका परीक्षित अवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम यदि ठोस है, तो कोलाइडी तंत्र का नाम होगा आपका जेल या ठोस पायस, इसको बोल सकते हैं। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं जेली, पनीर, मक्खन, दही, बूट पॉलिश, मलम आदि। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में आता है परिक्षिप्त अवस्था आपकी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है, ये हम अभी देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट है आपका परिक्षिप्त अवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस, इसमें ठोस एरोसोल। जैसे हमने पहले देखा था द्रव एरोसोल, इसमें अपोजिट है, तो धुआं है, आपके धूल है, आंधी है, हवा में फायर। इसी प्रकार परिक्षिप्त अवस्था आपकी ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, तो कोलाइडी तंत्र का नाम होगा सॉल। जैसे गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, ऑर्सेनेट सल्फाइड सॉल, पेंट, शाई, कीचड़, गोंद, स्टार्च आदि के विलयन। और जब आपके परिक्षिप्त अवस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, तो इस कोलाइडी तंत्र का नाम रहेगा ठोस सॉल। इसके अंदर रूबी कांच, मोती, खनिज, रत्न, दूधिया पत्थर, मिश्र धातुएं इस कैटेगरी के अंदर आती है। तो अब मैं वापस से अपना एक फिर रोचक पॉइंट पर आता हूं, जो कोलाइड का, जिसको हम मिसाइल कहते हैं, संगुणित कोलाइड। एक कम सांद्रता के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर वे कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। इन संगुणित कणों को मिसाइल कहा जाता है। यानी एक क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन होती है, क्रांतिक सांद्रता होती है, उस पर्टिकुलर सांद्रता पर ही वो जो आपका विद्युत अपघट्ट है वो मिसाइल की भांति व्यवहार करेगा। इसका एक साधारण सा एक उदाहरण हम सभी लोग जानते हैं, साबुन। जो आपका साबुन है या अपमार्जक है, और वो किस प्रकार से आपके जो गंदगी को दूर करने में या चिकनाई को दूर करने में कार्य में आता है, हम देख सकते हैं। ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसको लिया है। तो मिसाइल की कार्य विधि कैसे है, कैसे कार्य करते हैं? तो साबुन एवं अपमार्जक के इकट्ठा हुए अणुओं को मिसाइल की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं जो जल में विलय करने पर आयनित हो जाते हैं। जैसे इसके साबुन के उदाहरण हम ले सकते हैं, सोडियम स्टेरेट है, सोडियम पॉमिटेट है। तो ये जो आपका उदाहरण मैंने लिया, इसमें दो भाग हैं। एक तो आपका हाइड्रोफोबिक भाग यानी जल प्रतिकर्षी भाग है एक तो, और एक आकर्षी भाग है। तो हम जानते हैं, जैसे इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में आप देख सकते हैं, ये सोडियम स्टेरेट का हमने उदाहरण लिया है। तो इसके अंदर एक जो आपकी बड़ी लंबी जो चैन है, उसके अंदर एक तो जल प्रतिकर्षी भाग है और दूसरा जल स्नेही भाग है। तो हम जानते हैं जल एक ध्रुवीय विलायक है। इसी प्रकार से जो सोडियम स्टेराइड के अंदर जो ध्रुवीय भाग है यानी कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो भाग है, वो आपका जल स्नेही हो गया, और दूसरा जो भाग जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो आपका जल प्रतिकर्षी भाग हो गया। यानी साबुन की निम्न सांद्रता पर, जब सांद्रता कम होती है, जल के पृष्ठ पर स्टेरेट आयनों की व्यवस्था किस प्रकार से रहती है?
तो आप देख सकते हैं जो जल है, जल के अंदर जो आपका उसका पोलर भाग है, स्टीरेट आयन का पोलर भाग यानी जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो भाग है वो जल के सतह के अंदर की तरफ रहता है, और जबकि जल प्रतिकर्षी जो भाग है, जो हाइड्रोकार्बन भाग है, वो उससे ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन एक निश्चित सांद्रता पर, जिसको मैंने आपको बताया कि क्रांतिक सांद्रता जो होती है, जिस पर वो मिसाइल की भांति व्यवहार करता है, उस पर जो स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ चित्र बी के अंदर देख सकते हैं। साबुन की क्रांतिक मिसाइल सांद्रता पर जल के आंतरिक स्थूल में स्टीरेट आयनों की व्यवस्था, यानी इसको आयनिक मिसाइल कहेंगे। तो जो जल प्रतिकर्षी जो भाग है वो चिकनाई के साथ इंटरेक्ट करता है, अंतरक्रिया करता है, और जो जल स्नेही भाग जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला भाग है वो बाहर की तरफ रहता है। तो जब हम कपड़े को रगड़ते हैं, जो गंदगी को साबुन के साथ जब रगड़ते हैं, तो जल प्रतिकर्षी भाग के साथ वो चिकनाई उसमें से दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भी एक कोलाइडी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका प्रयोग हमारे आम जीवन में हम देखते हैं। अब हम आते हैं जेल पर। जेल ये भी एक कोलाइडल सिस्टम है। इसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस एवं परिक्षिप्त अवस्था द्रव होती है। जेल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो प्रत्यास्थ जेल और दूसरा अप्रत्यास्थ। इससे पहले सर ने अभी हमारे लेक्चर दिया था, उसके अंदर भी उन्होंने प्रत्यास्थता का गुण एक बताया था, इलास्टिसिटी का। देखिए, प्रत्यास्थ जेल वे जेल जिन पर बल आरोपित करने के बाद आकार में परिवर्तन हो जाता है और पुनः उसमें आ जाता है, साबुन, स्टार्च, जिलेटिन आदि। अप्रत्यास्थ जेल वे जेल जिनकी दृढ़ एवं मजबूत संरचना होती है, अप्रत्यास्थ जेल कहलाते हैं। उदाहरण, सिलिका जेल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम सिलिकेट विलयन को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाना पड़ेगा, तब आपको सिलिका जेल प्राप्त होगी। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, पायस या द्रव द्रव सॉल्ट। तो पायस ऐसे कोलाइडी विलयनों को कहते हैं जिनमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या है, आपके द्रव है, और इसको इंग्लिश के अंदर हम इमल्शन भी कहते हैं। तो दूध एक ऐसा पायस है जिसके अंदर द्रव वसाएं जल में वितरित रहती हैं। तो इसको दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो जल में तेल और दूसरा तेल में जल। तो पायसों का वर्गीकरण प्राय पायस क्या होते हैं, दो प्रकार के हैं, तेल में जल पायस। इस प्रकार के पायस में जल की जो बूंदें हैं वो परीक्षित अवस्था में तथा तेल परिक्षेपण माध्यम में होता है। हमें ध्यान बस यहाँ एक चीज रखना है, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो दो जो टेक्निकल टर्म जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक तो परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हमें इस पूरे चैप्टर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार से विलेय और विलायक मिलकर आपका विलयन का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार से परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलकर एक कोलाइडी निकाय का निर्माण करते हैं। ये आप अपने दिमाग में रखें, और फिर उसके आधार पर जैसा हमने टेबल में समझाया था उनको उदाहरणों को आप देख सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर पायस के अंदर जल में तेल पायस। इसमें तेल की बूंदें परिक्षिप्त अवस्था में तथा जल परिक्षेपण माध्यम में होता है। उदाहरण के लिए दूध, वैनिशिंग क्रीम आदि। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। तो कोलाइडी विलयनों के काफी गुणधर्म है, उसमें मैंने मेन पॉइंट्स लिए हैं। एक तो गतिकीय गुण, जो आप ब्राउनी गति जिसको हम कहते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, और प्रकाशिक गुण जो टिंडल प्रभाव, फिर विषमांग प्रकृति, निस्पंदनता और वैद्युत गुण। तो देखिए, टिंडल प्रभाव जो ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण है उसको आप वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं। जैसा कि आप अपने कभी देखते हैं, पिक्चर हॉल में हम जाते हैं या हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, तो जो प्रकाश की किरण सवेरे सवेरे हम खोलेंगे, हमारा रोशनदान खोलेंगे या खिड़की खोली हुई है हमने, तो उसमें से प्रकाश के कण चमकते हुए आपको प्रतीत होते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, आपका टिंडल प्रभाव है। तो टिंडल प्रभाव किस कारण से है, क्योंकि उनकी प्रकृति जो आपके प्रकाश के जो धूल के जो कण है जो कि प्रकाश के अंदर चमक रहे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, कोलाइडी प्रकृति है। इस कारण से वो चमकते हैं, और वो एक मार्ग जो है, जो प्रकाश का मार्ग है, वो अलग से आपको दिखाई देता है। जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि अगर प्रकाश आपका आ रहा है तो वास्तविक विलयन में उसको आप उसके पथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका जो कोलाइडी निकाय है, उसमें उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो जिगजैग गति है, जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कोलाइडी निकाय का या कोलाइडी विलयन का, तो उसके अंदर उन्होंने पाया कि जो आपके कोलाइडी जो कण है वो जिगजैग
जिगजैग यानी अनियमित गति करते हैं। और इस अनियमित गति के पीछे जो कारण पाया गया उसमें ये पाया गया कि जो परिक्षेपण माध्यम और आपका परिक्षिप्त अवस्था है उनके अपवर्तनांक के अंदर डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस के कारण वो आपके ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोड्स दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो चूंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स है, उन पर आवेश है, अगर ऋणावेश है तो वो क्या करेंगे आपके धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर करेंगे। तो यही आपका धन कण संचलन प्रभाव कहलाता है और इस प्रकार से इनमें वैद्युत गुण भी विद्यमान होते हैं। एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट नियम है हार्डी-सुल्ज़ का नियम। हार्डी-सुल्ज़ वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। देखिए अभी यहां हमने टर्म यूज करी है स्कंदन। स्कंदन से तात्पर्य यह है कि जो आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका स्थायित्व समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। कोलाइडल पार्टिकल पर यदि ऋणात्मक आवेश है तो आप उसको यदि किसी ऐसे वैद्युत अपघट्ट है जिस पर की धनात्मक आवेश है उसके साथ ट्रीट करते हैं, उसके साथ उसकी अंतरक्रिया कराते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे स्कंदित होकर तल में बैठ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्कंदन प्रक्रम, जो है कोएगुलेशन इंग्लिश में हम कह सकते हैं। तो हार्डी-सुल्ज़ ने इसका पता लगाया कि किसी वैद्युत अपघट्ट की जो स्कंदन शक्ति है वो किस पर निर्भर करेगी, स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। स्कंदन आयन की जितनी अधिक संयोजकता होगी उस पर संयोजकता जितनी अधिक होगी जितना ज्यादा आवेश स्कंदन शक्ति भी होगी। उदाहरण के लिए ये आर्सेनिक का सॉल आपका आर्सेनिक सल्फाइड है जिस पर ऋणात्मक आपका आवेश है। इसके अवक्षेपण के लिए यदि हम एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम आयंस ले रहे हैं तो उनका स्कंदन का क्रम क्या होगा। तो हार्डी-सुल्ज़ का जो नियम है उसके अनुसार जिस पर आवेश सर्वाधिक होगा जिस आयन पर उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो हम जैसा यहाँ देख सकते हैं इस तीनों के अंदर एल्यूमिनियम है, बेरियम है और सोडियम है। तो सर्वाधिक आवेश किस पर है, एल्यूमिनियम पर। तो इनका क्रम एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता रहेगी, उससे कम बेरियम की और न्यूनतम इस उदाहरण के अंदर सोडियम की। फिर हम बात करते हैं स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर जिसको बोलते हैं। तो हमको हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनकी रक्षा करनी है ऐसे वैद्युत अपघट्ट से जो उनका स्कंदन कर देते हैं। तो उसका कैसे हम ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए जिगमोंडी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था गोल्ड नंबर का। तो द्रव स्नेही कोलाइड विलयनों की जो रक्षण क्षमता है वो गोल्ड संख्या द्वारा आंकी जाती है। इसकी कल्पना जिगमोंडी ने की थी। और ये क्या है कि किसी रक्षी कोलाइड से तात्पर्य है कि वह जो कोलाइड जो उस कोलाइड को स्कंदन होने से उसकी रक्षा करेगा, उससे बचाएगा। तो किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml यानी स्वर्ण के कोलाइड को के 1 ml 10% NaCl विलयन मिला दें तो उसको अवक्षेपण या स्कंदन से रोकती है, वो रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहलाती है। कोलाइडों के सामान्य अनुप्रयोग, ये लास्ट हमारा बिंदु है आज के स्टॉक का। तो साबुन तथा अपमार्जकों का सफाई में उपयोग, जैसा अभी हमने साबुन वाला एग्जांपल देख लिया था कि किस प्रकार से क्रांतिक सांद्रता पर वो कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करके गंदगी को दूर करते हैं। चर्म का शोधन, चमड़े का शोधन, जो टैनिन है तो चमड़े के अंदर वो भी आपको कोलाइडल पार्टिकल्स की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वहां धुएं का अवक्षेपण, तो कार्बन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जब आपके जो धुएं फैक्ट्री तो दोनों तरफ आप उसके अंदर हाई पोटेंशियल प्लेट्स के बीच में उसको रख देते हैं, तो कार्बन पार्टिकल्स जो चार्ज होते हैं वो उन प्लेट्स पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पर्यावरण की जो रक्षा भी होती है। और ये मस्ट कंडीशन है कि आप बड़ी जो भी फैक्ट्रीज हैं, इवन आपके जो थर्मल पावर यूनिट्स हैं, वहां इन सबको एस्टेब्लिश करें। फिर जल का शोधन, बहुत सामान्य सी बात है। जब हम कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा विज्ञान के अंदर, फिटकरी घुमाना, पानी के अंदर तो शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम, फिटकरी घुमा देते हैं। तो एल्यूमिनियम पर जो धनात्मक आवेश होता है वो क्या कर देता है, स्कंदन करके जो गंदगियां है उनको नीचे बैठा सकता है और फिर आप छानकर उस पानी को काम में ले सकते हैं। नदियों में डेल्टा की उत्पत्ति, जहां पर नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं, तो हम जानते हैं नदी के अंदर क्ले और जो रेत होती है वो उस पर चार्ज होती है। तो जब वो समुद्र के पानी से मिलती है, समुद्र में हैवी सॉल्ट्स होते हैं, जो लवण होते हैं, उन पर जो चार्ज होता है तो उनका आपस में कोएगुलेशन यानी स्कंदन हो जाता है। और जहां पर नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं वो थोड़ा सा उस जगह की जो भूमि है वो ऊपर उठ जाती है कोएगुलेशन के कारण, और वहां पर एक डेल्टा बन जाता है। इसी प्रकार से आसमान का
नीला रंग और रबर उद्योग। तो इस प्रकार से जो कोलाइड्स हैं वो हमारे आम दैनिक जीवन के अंदर अत्यंत उपयोगी हैं। भले आप वो किसी भी क्षेत्र में ले लें, कोलाइडी औषधियां हैं, उनका एड्जॉर्प्शन हमारे टिश्यूज के द्वारा हो जाता है, तो वो बहुत अत्यंत उपयोगी होती हैं। तो कोलाइडी औषधि में गंधक, कोलाइडी गंधक तीव्र कीटाणुनाशक होता है। कोलाइडी एंटीमनी काला आजार रोग के उपचार में उपयोग में किया जाता है। कोलाइडी कैल्शियम ग्रेप वाटर बच्चों में सूखे रोग के लिए लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो आपका पूरा जो सिस्टम है, कोलाइडी जो निकाय है, जिसका जो अनुप्रयोग आम जीवन में अत्यंत है, तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। धन्यवाद।